मिस्र के राष्ट्रपति और पीएम मोदी की शिखर वार्ता आज, आधा दर्जन समझौते पर होंगे हस्ताक्षर। लखनऊ में जारी है जिंदगी बचाने की जंग, 12 घंटे में 14 लोगों का रेस्क्यू, फोन से संपर्क में दबे हुए पीड़ित। लखनऊ में 4 मंजिला रिहायशी इमारत अलाया अपार्टमेंट ढही, 20 लोगों के दबे होने की आशंका, राहत कार्य जारी। बीबीसी के विवादित डॉक्यूमेंट्री पर जेएनयू में बवाल, स्क्रीनिंग के दौरान पथराव का आरोप, 25 के खिलाफ शिकायत दर्ज। राहुल गांधी के विवादित बयानों पर बीजेपी ने मांगी सफाई, सीमा पर सैनिकों की पिटाई के बयान पर मांगा स्पष्टीकरण। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुनवाई आज, आशीष मिश्रा की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया, जहां मैं हूं आपके साथ सौम्या। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि लखनऊ में मंगलवार को रात में बड़ा हादसा हो गया, जहां वजीर हसन रोड पर बनी एक 5 मंजिला इमारत धाराशाही हो गई। आपको बता दें, इमारत में 14 से 15 परिवार रहते थे। पिछले 12 घंटे से रेस्क्यू जारी है। अब तक 15 लोगों को निकाला जा चुका है, जबकि 3 लोग मलबे में अभी भी फंसे होने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक मलबे में फंसे लोगों से लगातार बातचीत जारी है, उन्हें ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। उधर बिल्डिंग के मालिक सपा के किठौर विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री शाहिद मंसूर के बेटे नवाजिश मंसूर हिरासत में ले लिया गया है। आपको बता दें कि मंगलवार दोपहर को आए भूकंप के कुछ घंटों बाद ही ये बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई। इसके बाद आनन फानन में पुलिस प्रशासन की टीमें पहुंची। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। सेना की एक टीम भी रेस्क्यू कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूरी घटना पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। इससे पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा, सीएम योगी के सूचना सलाहकार अवनीश अवस्थी, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद घटनास्थल पर पहुंचे थे। आपको बता दें कि घटना के 14 घंटे बाद भी राहत एवं बचाव का कार्य जारी है। तो लखनऊ में ये बड़ा हादसा हो गया। कांटेक्ट हुआ है, उनको हमने एनडीआरएफ ने उनको मोबाइल फोन दिया है बातचीत करने के लिए, ताकि अंदर पता लगाने के लिए, और रास्ता बना रहे हैं, उनको भी रेस्क्यू कर लेंगे। कुल कितने और लोगों की सर फंसे होने की संभावना है? अब जो जिस तरह से बातचीत हुई है लोगों से जो बिल्डिंग में रहते हैं, उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके माध्यम से पता चला है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 लोग हुई थी। क्या कोई कैजुअलिटी की भी? अब तक कोई कैजुअलिटी नहीं है। कोई कैजुअलिटी सर, कारण क्या बताया जा रहा है? कारण तो जाँच का विषय है, पता चलेगा। थोड़ी जैसा ऊपरी तौर पे भी लग रहा है कि प्राकृतिक आपदा का भी कुछ रोल हो सकता है। सर, इनका कहना है कि बिल्डिंग में कुछ काम चल रहा था, पिलर उसमें कुछ कर रहे थे। को ही बताया है, लेकिन मेजर ऐसा कोई काम नहीं चल रहा था जिसकी कोई मशीन वगैरह ऐसी हो, वो नहीं मिली है। सर, अनुमानित कितना समय लगेगा सब पूरा रेस्क्यू करने में? ये पूरा रेस्क्यू करने में तो 18 घंटे टोटल लग सकते हैं। डीजीपी साहब ने बताया आपको, और अभी जो हमारे पास जो लोग निकल के आए हैं और जो लोग यहाँ स्थानीय लोग हैं, उनकी सूचना के अनुसार इसमें कुल 5 से 6 लोग और हो सकते हैं, और अभी तक कोई कैजुअलिटी नहीं है। रेस्क्यू एफर्ट आप देख सकते हैं युद्ध स्तर पे चल रहा है, और हमें पूरी उम्मीद है कि हम बाकी लोगों को भी निकाल पाएंगे। किसी व्यक्ति को अंदर भेजा गया है, उसकी तरफ से क्या कोई सूचना आई है कि नहीं? जो एक व्यक्ति, जैसे डीजीपी साहब ने बताया कि एक व्यक्ति जो अंदर जिससे संपर्क में है, उनको फोन दिया गया है, और अभी वो सकुशल है, उनको निकालने की कोशिश। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगातार इस पे नजर बनाई जा रही है, और माननीय रक्षा मंत्री जी के द्वारा भी फोन करके सूचना इसकी ली गई है, और उन्होंने आर्मी के लिए भी इंस्ट्रक्शन किया है। आर्मी की टीम भी पहुंची है यहाँ पर,
और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ आईडी क्यों ऊपर कर रहे हैं भाई? क्या कारण रहा इस बिल्डिंग के गिरने की वजह? कारण अभी बता पाना मुश्किल है, लेकिन अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अगल बगल की बिल्डिंगों को खाली कराया गया? अभी अगल बगल की बिल्डिंगों का भी परीक्षण किया जा रहा है। हमारी जो टेक्निकल टीम्स हैं वो आसपास की बिल्डिंग्स का निरीक्षण कर रही हैं। 7 लोग अभी तक सिविल अस्पताल में पहुंचे हैं और 2 लोग यहाँ पर हैं जिनको कि निकाला जा रहा है। मौजूद है, आप देख सकते हैं तमाम जो फोर्स है वो यहाँ पर तैनात है और लोगों को पीछे करने की बात कर रहे हैं। आपको दिखाना चाहेंगे ये एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस पहुँच रही है यहाँ पे लोगों को जो अंदर हैं, जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनके लिए एम्बुलेंस जा रही है, उनको निकाल कर उपचार करवाया जाएगा। लोगों को देख सकते हैं एम्बुलेंस लगातार यहाँ पे आ रही है, तमाम जो फोर्स है वो यहाँ पर तैनात हैं। आपको देख सकते हैं अंदर जो जिस तरीके से जेसीबी है, राहत बचाव कार्य चल रहा है, आप देख सकते हैं वो राहत बचाव कार्य लगातार चल रहा है, लोगों को बचाने का प्रयास कर रहा है। कई लोगों को दबाई होने की अभी आशंका जताई जा रही है। फिलहाल अगर बात करें जो फोर्स है वो मौके पे मौजूद है, एसडीआरएफ टीम, एनडीआरएफ की टीम वो मौके पे मौजूद है। अभी अगर आपको बताएं कि देखिए किस तरीके से यहाँ पे फोर्स है, लोगों को पीछे कर रही है, जेसीबी है, तमाम जो एम्बुलेंस है वो मौके पर मौजूद है। और कई जो लोगों की अभी भी आशंका जताई जा रही है कि कई लोग अभी भी मलबे में दबे हैं, जिसको लेकर लगातार ये प्रयास कर रहा है, लोगों को बाहर निकालने के लिए लगातार कवायद की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, उन्होंने सख्त आदेश दिए हैं, कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। तमाम जो सुरक्षा के जो इंतजाम है अंदर, उनको लोगों को बचाने के लिए तमाम जो प्रयास है वो किए जाए। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, जो पुलिस, पीएससी, तमाम जो फोर्स है वो मौके पर पहुंच चुकी है। जो राहत बचाव कार्य जो है वो चल रहा है। फिलहाल अभी कितने लोग दबे हैं मलबे में ये कहना मुश्किल होगा, लेकिन जो राहत बचाव कार्य है वो लगातार चल रहा है। भरत सेठी के न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। सब यहाँ पर देख लें। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से ये पूरी बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई। आपको बता दें ये वो वक्त था जब अपार्टमेंट में हर शाम की तरह लोग अपने अपने फ्लैट्स में थे और अचानक बिल्डिंग एक तरफ की तरफ झुकती महसूस हुई लोगों को। ऐसा लोगों ने वहां पर बताया है कि बिल्डिंग एक तरफ झुकती महसूस हुई। जब तक वो कुछ समझ पाते तब तक पलक झपकते ही पूरी इमारत बुरी तरीके से भरभरा कर जमींदोज हो गई। बिल्डिंग गिरने की आवाज सुनकर आसपास में हाहाकार मच गया। सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए, जिनके परिवार वाले भीतर फंसे थे वह इधर उधर चीखते चिल्लाते घूम रहे थे। ये जो मंजर था वो बहुत ज्यादा भयावह था। आप देख सकते हैं 5 मंजिला ये इमारत किस तरीके से जमींदोज हो गई। आप अनुमान लगा सकते हैं कि कुछ ही साल पहले बना ये अपार्टमेंट, कुछ ही साल बनी पहले ये इमारत इस तरीके से जमींदोज हो जाएगी, यानी इसमें कितना खराब तरीके का मटेरियल का इस्तेमाल किया गया होगा, जिसकी वजह से न जाने कितनी जिंदगियां जा सकती थी। एक बड़ा हादसा और बेहद बड़ा हादसा हो सकता था। 5 मंजिला ये बिल्डिंग, बहुत सारे परिवार इसमें रह रहे थे। तो हम लगातार इस खबर पर बने हुए हैं और ग्राउंड जीरो से आपको पल पल की खबर दिखाएंगे, लेकिन लगातार हम इस खबर पर बने हुए हैं जहां लखनऊ में एक बिल्डिंग पूरी तरीके से धाराशायी हो गई। भूकंप के झटकों के बाद लोगों ने महसूस किया कि बिल्डिंग एक तरफ झुक रही है और जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक बिल्डिंग बुरी तरीके से धाराशायी हो गई। हम इस खबर पर लगातार बात करेंगे, लेकिन इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है जहां बीजेपी नेता का निधन हो गया है। अमित पुरी, बीजेपी नेता अमित पुरी का लखनऊ में निधन हो गया है। कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे अमित पुरी। वहीं ब्रजेश पाठक, बीजेपी नेता नीरज सिंह ने शोक जताया है। इस खबर को लेकर बीजेपी नेता अमित पुरी का लखनऊ में निधन हुआ। लंबे समय से बीमार चल रहे थे और लखनऊ में ही उनका निधन हुआ है। बीजेपी नेता अमित पुरी कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे, उनके बीमार होने की खबरें सामने आ रही थी। तो बीजेपी नेता अमित पुरी का लखनऊ में निधन हो गया है। ब्रजेश पाठक और अन्य बीजेपी नेताओं ने शोक जताया है।
तो लखनऊ में बिल्डिंग गिरने से हाहाकार मच गया है। देर रात ये बिल्डिंग गिरी और इसके बाद से लगातार एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं और लगातार रेस्क्यू करने की कोशिश कर रही है। कई लोग तो फोन के माध्यम से लोगों से जुड़े हुए हैं और ये मंजर बेहद दर्दनाक था। जिस समय ये बिल्डिंग गिरी, चीख पुकार मच गई, वहां सैकड़ों की संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। हम आपको लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बिल्डिंग धराशायी हो गई। 5 मंजिला इमारत, आप सोच सकते हैं कि 5 मंजिला ये इमारत किस तरीके से चंद मिनटों, चंद सेकंडों के अंदर धराशायी हो गई। ये एक बेहद बड़ी बात है और किस तरीके का मटेरियल का इस्तेमाल किया गया होगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कुछ ही साल पहले इस बिल्डिंग को 50 साल नहीं हुए थे बने हुए, जो ये जर्जर हालत में होती या इस तरह का आरोप लगा दिया जाता कि बिल्डिंग जर्जर थी। कुछ साल पहले 2003 के बाद ये बिल्डिंग बनी थी और इस तरीके का हाल इस बिल्डिंग का होना साफ तौर पर ये बताता है कि बिल्डिंगों में बिल्डर्स भ्रष्टाचार करते हैं, खराब सामान का इस्तेमाल करते हैं। जो लोग अपने आशियाने खरीदते हैं उनसे मोटी रकम वसूलते हैं, लेकिन मटेरियल के नाम पे सस्ता गंदी क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से घर अपनी जिंदगी से पहले ही ढह जाते हैं। और उसकी सीधी सीधी तस्वीर ये अपार्टमेंट है और लखनऊ से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये अलाया अपार्टमेंट, 5 बहुमंजिला इमारत। चौदह घंटे में 14 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। फोन से पीड़ित दिख रहा है, एक वहाँ है, साल पुरानी बिल्डिंग बताई जा रही है, एक यहाँ से देखिए लाइट की दरारें पड़ी हुई है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता भरत सेठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। जी भरत सेठी, आप रात में भी वहां पर मौजूद थे, आपने दिखाया था कि किस तरीके से वहां बिल्डिंग धराशायी हो गई। 5 मंजिला बहु इमारत मायने रखती है और ये बहुत पुरानी इमारत नहीं थी जो हम कह सकते थे कि जर्जर थी तो भूकंप के झटके हल्के आए तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। यानी कुछ ही साल पहले बनी बिल्डिंग इस तरीके से धराशायी हो जाती है, क्या दर्शाती है इस? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं बिल्डर ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में जो मटेरियल है उसको इस्तेमाल नहीं करते अच्छी तरीके से। जिस तरह ये हादसे जो लगातार देखने को मिलते हैं, प्रॉफिट के चक्कर में लोगों की जान से जो बिल्डर हैं वो खिलवाड़ करते हैं। फिलहाल बता दें कि जब ये बिल्डिंग धराशायी हुई तो उस समय ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि ये जो अर्थक्वेक आया उसके बाद बिल्डिंग में दरारें आई, उसके बाद ये घटना हुई। फिलहाल जब वहां पर मौके पर हम लोग पहुंचे तो जो लोग फैमिली थी जो दबी हुई थी, जो बाहर निकली, उन्होंने कहा कि जो बिल्डर है वहां पर ड्रिलिंग का काम हो रहा था, जिस कारण बस काफी क्रैक आया, उसके बाद अचानक बिल्डिंग धराशायी हो गई। फिलहाल कहीं ना कहीं जो हादसा हुआ है, फिलहाल बहुत भयावह हादसा था, बहुत घटना, काफी भयावह घटना हुई थी। उसके बाद जिस तरीके से ये मामला कहीं ना कहीं लगातार मीडिया में पहुंचा, उसके बाद लोग मीडिया वहां पहुंचने के तमाम जो अधिकारी वहां पहुंचने लग गए, काफी अधिकारी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं इस मामले का पूरा संज्ञान लिया था, वहां पे वो भी मौके पे पहुंचे थे। उसके बाद वो डिप्टी सीएम भी मौके पर पहुंचे, माफी चाहते हैं। और अभी लगातार जो योगी आदित्यनाथ है इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखे हैं कि कोई भी अभी वहां पे न फंसा रहे। जो जितनी भी रेस्क्यू टीम है उनको दिशा निर्देश दिए हुए हैं, मौके पर वो पहुंचे और तमाम जो अधिकारी है, डीजीपी चाहे बात करें, कमिश्नर की बात कर ले, चाहे वो डीएम की बात करें, तमाम जो अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और लगातार जो रेस्क्यू का काम चल रहा था। 14 घंटे में अगर बात करें, 14 लोगों को बाहर निकाला गया है। अभी मौसम लोगों का खराब है, बारिश का मौसम है, उसके बाद तमाम जो इंतजाम उसके लिए किए गए कि कोई बारिश में कोई समस्या पैदा न हो। फिलहाल अगर अभी की बात कर ले, अभी वहां पे तमाम जो रेस्क्यू वो भी चल रहा है, तमाम जो अधिकारी मौके पर मौजूद भी है और लोगों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। मोबाइल अंदर दिए गए थे एसडीआरएफ एनडीआरएफ के द्वारा कि जो लोग संपर्क कर सके, और इसके बाद लोग एक महिला को भी बाहर निकाला गया। लेकिन अभी बात करें, रेस्क्यू का काम लगातार जारी है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि बिल्डिंग का काम जारी था, हमने भी काफी बयान देखे तो उसमें लोगों का कहना था कि ये एक दिन से बिल्डिंग का काम, ड्रिलिंग का काम नहीं चल रहा था, कई महीनों से ड्रिलिंग का काम चल रहा था। और जो अपार्टमेंट का मालिक था वो हर शाम वहां पर आता था और जो ड्रिलिंग का काम चल रहा था वो किसी भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स के साथ नहीं किया जा रहा था, यानी कि कोई भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं इस्तेमाल किए जा रहे थे। और 1 महीने से लगातार ड्रिलिंग की वजह से ही दीवारों पर क्रैक्स आना शुरू हो गए थे।
देखिए बिल्कुल दीवारों पर क्रैक आना शुरू हो गए थे और उसके बाद अर्थक्वेक आया, उसके बाद हो सकता है उसका भी कोई असर देखने को मिला और जो हादसा बड़ा हुआ है। बिल्डर्स की लापरवाही जरूर ये सामने आई है कि किस तरीके से वो काम कर रहा था, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा था। अगर अभी से शुक्र है कि कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई है, लेकिन बहुत बड़ा हादसा था जिससे कई लोगों की जान भी जा सकती थी। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, बिल्डर के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर ने साफ तौर पर बोल दिया कि कोई बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी दोषी होगा उसको उचित कार्रवाई की जाएगी। और वहां पर जो लोग रहते थे उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि जब ये हादसा हुआ उस समय अंदर काम चल रहा था, हमको बिल्डिंग में रहने वाले लोगों ने भी ऑब्जेक्शन किया उस काम को लेकर, ड्रिलिंग को लेकर, लेकिन तब भी बिल्डर की जो लापरवाही है वो देखने को मिली। जी बिल्कुल भरत, आप हमारे साथ इस खबर पर बने रहिएगा। जानकारी बता रहा हूं, इस खबर पर बने हुए हैं जहां लखनऊ में बिल्डिंग गिरने से हाहाकार मच गया। रेस्क्यू का काम अभी भी जारी है। आपको बता दें 14-15 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है और लगातार रेस्क्यू जारी है। और आपको बता दें कि ये अलाया अपार्टमेंट जो था वो सपा सरकार के पूर्व मंत्री शहीद मंजूर के बेटे व भतीजे की साझेदारी में जमीन थी, जिसकी साझेदारी में यजदान बिल्डर्स द्वारा इस अपार्टमेंट को खड़ा किया था। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो यजदान बिल्डर है इसके ऊपर कई बार खराब मटेरियल इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। इसके द्वारा तैयार की गई इमारतें इसी तरीके से खोखली कई बार साबित हुई हैं। आपको बता दें अलाया अपार्टमेंट सपा सरकार के पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर के बेटे व भतीजे की जमीन पर खड़ा किया गया था और अपार्टमेंट बनाने का काम बदनाम बिल्डर यजदान को सौंपा गया था। आपको बता दें यजदान के ऊपर कई बार इसी तरीके के आरोप लगे हैं, जहां वो लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करता है, खराब मटेरियल को इस्तेमाल किया जाता है। वहीं इसका एग्रीमेंट पूर्व मंत्री के बेटे व भतीजे ने बिल्डर फहद यजदानी से किया था। और इसी बीच आपको मेरठ से बड़ी खबर बता दें। मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां किठौर विधानसभा सीट से विधायक है पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर। शाहिद मंजूर के बेटे नवाजिश आपको बता दें इस बिल्डिंग में पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर के परिवार को भी इसमें एक अपार्टमेंट दिया गया था। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको मेरठ से बता रहे हैं, जहां देर रात नवाजिश को लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूर्व मंत्री को परिवार सहित मेरठ ना छोड़ने का अल्टीमेटम दिया गया है। मेरठ की किठौर विधानसभा सीट से विधायक है पूर्व मंत्री शाहिद मंजूरी। शाहिद मंजूरी के बेटे नवाजिश भतीजे ने 2003 में बनवाया था अपार्टमेंट। और लगातार हम इसी खबर पर बने हुए हैं। हमारे संवाददाता राजू शर्मा जो मेरठ से हैं उनसे आपको बता दें कि लखनऊ में धाराशायी हुई बिल्डिंग में मुख्य जिसकी जमीन थी वो सपा का पूर्व मंत्री है और शाहिद मंजूर के पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। एसओजी की टीम ने देर रात नवाजिश को गिरफ्तार कर लखनऊ के लिए रवाना हुई है टीम। पूर्व मंत्री को परिवार सहित मेरठ ना छोड़ने का अल्टीमेटम दिया गया है। मेरठ की कठौर विधानसभा सीट से विधायक हैं पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर। शाहिद मंजूर के बेटे नवाजिश भतीजे ने 2003 में बनवाया था अपार्टमेंट। अभी भी 2 फ्लैट अपार्टमेंट में शाहिद मंजूर के बेटे के पास है। ये तस्वीरें हैं पूर्व मंत्री और विधायक और उसके बेटे की। और इस खबर पर हमारे संवाददाता राजू शर्मा हमारे साथ मेरठ से जुड़े हुए हैं। जी राजू, गिरफ्तारी हो गई है पूर्व मंत्री के बेटे की, क्या बताएंगे? बिल्कुल, देखिए लखनऊ में हुए 5 मंजिला हादसे में मेरठ का कनेक्शन सामने आया है। जो पूर्व कैबिनेट मंत्री है शाहिद मंजूर, उनके बेटे का नाम सामने आया है नवाजिश का। नवाजिश मंजूर को रात ही एसओजी मेरठ की जो टीम है वो गिरफ्तार कर
लखनऊ के लिए रवाना हो गई थी। और फिलहाल जो पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर है, उनको परिवार सहित मेरठ न छोड़ने का भी मेरठ पुलिस ने अल्टीमेट दिया है। बड़ा मामला इसमें निकल कर ये आया है कि 2003 और 4 में पूर्व मंत्री जो शाहिद मंजूर है, उन्होंने इस पूरी जमीन को खरीदा था। 400 गज ये पूरी जमीन बताई गई थी, जिसमें 100 गज में तो रास्ता छोड़ दिया गया था, बाकी 300 गज में ये अपार्टमेंट जो है वो तैयार कर दिया गया था। इस अपार्टमेंट का नाम भी शाहिद मंजूर के बेटे नवाजिश ने अपनी बेटी के नाम पर रखा था, और उसके बाद यहाँ पर जो है फ्लैट थे वो बनाकर बेचे गए थे। फिलहाल जो 2 फ्लैट है वो फिलहाल शाहिद मंजूर के बेटे नवाजिश और उनके भतीजे के नाम, तारिक के नाम पर फिलहाल जो है वो वहां पर है। और जिस बिल्डर से माफ कीजिएगा ये बनवाया गया था, वो भी पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर का काफी करीबी बताया गया है। अब पुलिस जो नवाजिश को गिरफ्तार किया है उससे पूछताछ में जुटी है। कुल मिलाकर जिस तरह से शाहिद मंजूर का नाम इस पूरे प्रकरण में सामने आया है, उससे लग रहा है कि शाहिद मंजूर की अब जो मुश्किल है वो लगातार बढ़ने वाली, शुरू होने वाली है। क्योंकि जिस तरह से नवाजिश को देर रात लगभग 1:30 बजे एसओजी की मेरठ टीम ने गिरफ्तार किया है और फिर गिरफ्तार कर उसको लखनऊ रवाना हो गई। इससे साफ हो रहा है कि शाहिद मंजूर जो पूर्व कैबिनेट मंत्री सपा सरकार में रहे हैं और वर्तमान में किठौर विधानसभा सीट से सपा के विधायक है, अब उनकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़नी शुरू हो गई। जी, इस पूरे प्रकरण में 2 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, जहाँ एक नवाजिश और भतीजा तारिक की क्या कुछ स्थिति है? पुलिस ने उसको लेकर के कोई अल्टीमेटम दिया या उसकी गिरफ्तारी को लेकर कोई बात? देर रात से ही जो मेरठ की एसओजी पुलिस है, वो तमाम जो पुलिस है वो तारिक की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिशें दे रही है। जो तारिक है वो सरदाना को माफ कीजिएगा किठौर विधानसभा के एक जो मात्रा क्षेत्र पड़ता है वहां पर वो रहता है। वहीं पर देर रात ही मेरठ पुलिस ने दबिशें दी, लेकिन तारिक वहां से जानकारी मिलते ही फरार हो गया। अब मेरठ पुलिस उसके अन्य ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, लगातार गिरफ्तारी के लिए दबिशें दे रही है, लेकिन जो तारिक है वो अभी पुलिस की पकड़ से दूर है। फिलहाल जो नवाजिश था उसे देर रात एसओजी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और उसे लखनऊ ले गई थी। अब उससे पूछताछ की जा रही है, जानकारी की जा रही है कि किस तरह से ये अपार्टमेंट तैयार किया गया था, कितनी घटिया सामग्री लगाई गई थी, नक्शा किस तरह से सेटिंग करके पास कराया गया था। ये तमाम जो सवाल है वो पुलिस अब नवाजिश से पूछ रही है। कुल मिलाकर जो शाहिद मंजूर है पूर्व कैबिनेट मंत्री, अब उनकी मुश्किलें जो है वो बढ़नी शुरू हो गई है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजू शर्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो संवाददाता मेरठ से हमारे साथ जुड़े हुए थे राजू शर्मा, जिन्होंने बताया कि मंजूरी की अब मुश्किलें वो बढ़ रही हैं। पुलिस ने अल्टीमेटम दिया है कि अपने परिवार सहित मेरठ के अंदर ही रहे, जरूरत पड़ने पर हम बातचीत करेंगे, हम आगे की जानकारी लेंगे, कहीं भी बाहर ना जाने की हिदायत दी गई है। वहीं आपको खबर हाथरस से बता दें कि जिला अस्पताल की बिजली गुल हो गई है। इमरजेंसी और ओपीडी की बिजली गुल हुई। मोबाइल टॉर्च में इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर मरीजों का इलाज टॉर्च में करने को मजबूर है। अंधेरे में ही मरीजों को खासी दिक्कतें हो रही हैं। बांग्ला जिला अस्पताल का ये पूरा मामला। जिला अस्पताल की बिजली हुई गुल, इमरजेंसी और ओपीडी की बिजली भी गुल। देखिए किस तरीके से लापरवाहियां इन जिला अस्पतालों में दिखाई जाती है। लोग कतराते हैं इसीलिए जिला अस्पतालों में जाने से, क्योंकि वहां की व्यवस्था इतनी बदहाल होती है कि लोगों में डर होता है कि ज्यादा पैसा देके हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं, कम से कम हमें सुविधाएं तो मिलेंगी। और इन्हीं सब कारणों की वजह से जिला अस्पताल जाने से लोग कतराते हैं। अब इमरजेंसी जैसी जगह की, जहां पर क्रिटिकल कंडीशन में एक पेशेंट को रखा जाता है, एक मरीज को रखा जाता है, ओपीडी इतनी सेंसिटिव जगह होती है और वहां पर डॉक्टर टॉर्च की रोशनी में इलाज करने को मजबूर है। मोबाइल की टॉर्च से इलाज करने को डॉक्टर मजबूर है, मरीज परेशान है। कितनी सारी मशीनें होती हैं जो मरीज के शरीर में लगी होती हैं, वो बिजली से चलती हैं, लेकिन यहां पर तो पूरी बिजली ही गुल हो गई है। इमरजेंसी तक में बिजली नहीं है, ओपीडी तक में बिजली नहीं है। तो जिला अस्पताल की बिजली हुई है गुल और टॉर्च की रोशनी यानी मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में इलाज करने को मजबूर है डॉक्टर। हाथरस का ये मामला हम आपको बता रहे हैं। जिला अस्पताल की बिजली गुल हुई है।
इमरजेंसी और ओपीडी की बिजली गुल। मोबाइल टॉर्च में हो रहा है मरीजों का इलाज। डॉक्टर टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज करने को। और इस खबर पर हमारे संवाददाता प्रशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। जी प्रशांत, जिला अस्पताल अक्सर अपनी इन्हीं बदहालियों की वजह से सुर्खियों में रहता है और आज टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज करना पड़ रहा है। कब से ये बिजली गुल है? जी हाँ, मैं ये बता दूं, ये पूरा मामला हाथरस के जिला अस्पताल का है, जहां पर अंधेरा होने के कारण कई घंटों चिकित्सकों ने मरीजों का उपचार किया, जिससे मरीजों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। लगातार यह पहली बार की घटना नहीं है। यहाँ स्वास्थ्य विभाग इन्हीं ऐसी घटनाओं को लेकर चर्चा में बना रहता है। जबकि विद्युत विभाग के कर्मचारियों से बात की तो उनका कहना था कि ये कुछ बारिश के चलते कुछ घंटों के लिए फॉल्ट हो गया था, इसके कारण बिजली नहीं आई। इसी कारण जिला अस्पताल के सीएमएस से हमने पूछा कि इमरजेंसी सुविधा होने के बाद भी यहाँ पर अंधेरे में उपचार क्यों किया जा रहा है, तो वो इसके पल्ला झाड़ते हुए नहीं रहे। उनका कहना था कि इन्वर्टर का वायर खराब होने के कारण यहाँ अंधेरा रहा। उसके बाद भी यहाँ पर जनरेटर जैसी आदि व्यवस्थाएं रहती हैं, उसका भी उपयोग यहाँ नहीं किया गया। जी, जिस तरीके से आपने बताया कि आजकल किसी भी जगह पे जनरेटर और हॉस्पिटल्स में तो बाकायदे जनरेटर होते हैं, इन्वर्टर्स होते हैं, उनका इस्तेमाल नहीं किया। मोबाइल की टॉर्च में इलाज करें, सिर्फ ये दिखावा है कि मोबाइल की टॉर्च में डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं मरीज के, या डॉक्टर खुद इस तरीके की व्यवस्थाओं से पूरी तरीके से परेशान है? स्वास्थ्य विभाग इन्हीं चीजों को लेकर चर्चा में रहता है। यहाँ पर जिला अस्पताल में सारी सुविधाएं हैं, इन्वर्टर भी है, जनरेटर भी है, लेकिन बिजली जाने के बाद इन चीजों का यहाँ प्रयोग नहीं किया गया। ना तो जनरेटर चलाया गया, ना ही इन्वर्टर का यूज किया गया, जिसके कारण मरीजों को कई घंटों तक तकलीफें झेलनी पड़ी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रशांत। तो जिला अस्पताल में सारी व्यवस्थाएं होने के बावजूद वहां पर इन्वर्टर और या जनरेटर का इस्तेमाल नहीं किया गया। और लखनऊ में बिल्डिंग धराशायी हो गई है, इस पर लगातार हम बने हुए हैं, आपको दिखा रहे हैं लोगों से। और ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर यह हादसा हुआ। अब तक 13 लोगों को मलबे से निकाल लिया गया है। ये एडीएम रोशन जैकब ने जानकारी दी है। अलाया अपार्टमेंट से सीधी तस्वीरें, धाराशाही अलाया अपार्टमेंट से सीधे तस्वीरें, जहां एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें राहत बचाव के कार्य में लगातार जुटी हुई हैं और देर रात से ये राहत बचाव का कार्य जारी है। और हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ मनीष श्रीवास्तव भी जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। जी मनीष जी, हम तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल है, चारों तरफ मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें राहत बचाव में जुटी हुई हैं। जो दृश्य है वो काफी भयावह है, दर्दनाक है, क्या बताएंगे? आपको बता दें कि इस समय यहाँ पर ड्रिल मशीन से अंदर जो कुछ लोग फंसे हैं, जीवित हैं, उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। ड्रिल मशीन से छत को छेद करके आप देख रहे होंगे लाइव तस्वीरें। एनडीआरएफ की टीम जो है पूरी तरह से लगी है। मौजूदा समय में यहाँ पर सभी आला अधिकारी मौजूद हैं। एलडीए के डीसी इंद्रमणि त्रिपाठी समेत पूरी पुलिस महकमा यहाँ पर इस समय मौजूद है और लगातार आप देख सकती हैं, क्योंकि मीडिया को थोड़ा सा दूर रखा गया है वहां से, मगर लाइव सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप के न्यूज पर देख रहे होंगे कि ड्रिल से छेद किया गया और नीचे एक महिला को बताया जा रहा है जो जीवित है, उनसे बात हो रही है लगातार और उनको बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। तमाम काम चल रहा है लगातार। एनडीआरएफ की टीम जो है वो छत में ड्रिल करके उसके जो महिला है नीचे, उससे बात हो रही है, उसकी जानकारी ले रही है और उसको बाहर निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है, किसी भी तरह से उसको जीवित निकाला जा सके। और स्ट्रेचर्स से तमाम मेडिकल स्टाफ भी यहाँ पर मौजूद है, एम्बुलेंस भी है, आप खुद देख सकती हैं। आला अधिकारी यहाँ पर मौके पर मौजूद है। अगर बात करें तो इंद्रमणि त्रिपाठी भी आपको सामने दिख रहे होंगे वीडियो में, और बड़ा जमावड़ा यहाँ पर पुलिस महकमे का भी है, एनडीआरएफ की टीम है, विभाग के कई अधिकारी हैं और साथ में मेडिकल स्टाफ लगातार देखिए ड्रिल करके ये बाहर निकालने का, आपको शायद दिख रहा हो यहाँ पर देखिए छत में ड्रिल किया गया है और नीचे एक महिला के
दबे होने की बात आ रही है। जी मनीष जी, हम तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से कड़ी मशक्कत के साथ महिला से संवाद स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आपने बताया कि मीडिया को वहां से थोड़ा दूर रखा गया और हम भी जिम्मेदार हैं, इस तरीके के कार्यों में दखल अंदाजी नहीं करना चाहते, लेकिन जो लोग देख रहे हैं, क्या कोई अधिकारी से आपकी बातचीत हो सकती है जो सटीक जानकारी दे सके? अगर वहां पर सिचुएशन ऐसी हो तो क्या आप बात कर सकते हैं किसी अधिकारी से? देखिए, एक रस्सी लगा करके मीडिया को दूर रखा गया और हम बहुत नजदीक जाकर के वीडियो दिखा रहे हैं, लेकिन अधिकारी यहाँ से मौके से दूर है, जहाँ से मैं लाइव दे रहा हूँ यहाँ से दूर है अधिकारी, आपको साफ दिख रहा होगा, ये कुछ दूरी है। ये आप देखिए पूरा पुलिस का जमावड़ा है, उसके बाद उधर अधिकारी खड़े हैं उस तरफ, और यहाँ पर मीडिया को रोका गया है। ये पूरा मीडिया का स्पेस है और यहाँ पर ये पुलिस महकमा है, उसके बाद ये ड्रिल का काम चल रहा है। आप देख सकते हो जेसीबी मशीन है और साथ में ये देखिए आप एक सुराग किया गया है, ये छत को ड्रिल करके नीचे देखिए उतरे हैं कुछ एनडीआरएफ के जो जवान हैं, जो कर्मी हैं, वो एनडीआरएफ के नीचे जा करके महिला को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। और यहाँ पर कोई पास में कोई अधिकारी नहीं जिससे हम बात कर सके इस समय मौके पर, और जैसे ही कोई अधिकारी मिलता है मैं आपकी तुरंत बात करने की कोशिश। बिल्कुल मनीष जी, आप वहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि मौसम हर जगह अलग अलग तरीके से करवट ले रहा है। सुबह से बारिश भी देखी जा रही है और अलर्ट भी था उत्तर प्रदेश में बारिश का। अगर लखनऊ के मौसम की बात की जाए तो किस तरीके का मौसम है और क्या कुछ चुनौतियां इस मौसम की वजह से वहाँ टीमों को झेलनी पड़ रही हैं? देखिए, मौसम की अगर बात करें तो मौसम बदली है पूरी तरफ से और हल्की फुल्की बारिश लगातार सुबह से हो रही है, और इसको लेकर के मौसम भी एक बड़ा चुनौती। अगर कहीं ज्यादा तेज बारिश हो गई तो मलबे में दबे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मलबा जो है वो पानी भी भरेगा तो वहाँ पर सांस लेने की दिक्कत हो सकेगी। लेकिन एनडीआरएफ की टीम लगातार अगर हम बात करें तो बीते 10-12 घंटे से ये पूरा रेस्क्यू चल रहा है और बाहर निकालने की पूरा कोशिश की जा रही है, किसी भी तरह बाहर निकले। नगर आयुक्त हम आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए समय नगर आयुक्त अभी पहुंचे हैं और ये भी जा रहे हैं। ये इंद्रजीत सिंह है, आप देख रहे होंगे जैकेट पहने हुए, ये भी वहाँ पर मौके पर पहुंच रहे हैं। तमाम विभाग के आला अधिकारी मौके पर हैं और सीधा अभी मकसद है किसी भी तरह मलबे में फंसे लोग जो जीवित है उनको बाहर निकाला जा सके, क्योंकि वक्त काफी लंबा हो चुका है और जैसे जैसे देर होगी वैसे वैसे समस्या भी आएगी, क्योंकि मौसम साथ नहीं दे रहा है। मौसम अगर कहीं बारिश तेज हो गई तो ऐसे में बड़ी चुनौती है एनडीआरएफ के सामने। जी मनीष, इस हादसे को हुए काफी वक्त हो गया है। अगर मैं अभी की आपसे जानकारी लेना चाहूँ तो अभी अगर कितनी लोगों के फंसे होने की संभावनाएं जताई जा रही है इस मलबे में, और अभी तक कितनों का रेस्क्यू कर लिया गया है? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिल रही है करीब 20 से 23 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है और 3 से 4 लोगों की जो जो जानकारी मिली 3 से 4 लोग अभी और हो सकते हैं, उनको निकालने की बात चल रही है। काफी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे लोगों के अंदर जो मलबे हैं उनका भी सुराग मिल गया है और इसी को लेकर के धीरे धीरे ड्रिल करके उन व्यक्तियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है कि कोई भी हताहत ना हो, किसी तरह का नुकसान ना हो, जान माल की रक्षा की जा सके। हालांकि बिल्डिंग पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और ड्रिल करके छत की पहली छत काट दी गई, दूसरी छत का फ्लोर काटा जा रहा है अंदर जा करके, क्योंकि मलबा 5 मंजिल का है और ये एक बड़ी चुनौती सामने एनडीआरएफ की। जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं जिस तरीके से बहुत ही तेजी के साथ राहत बचाव का कार्य जारी है। जो लोग परिवार जो निकल कर आए या आसपास के लोगों ने एक बहुत जरूरी बात बताई कि कई महीनों से यहाँ पर ड्रिलिंग का काम चल रहा था, जिसकी वजह से बिल्डिंग में दरारें आ गई थी। इसका विरोध भी किया गया लेकिन ड्रिलिंग को रोका नहीं गया और उसके बाद भूकंप के झटके आए, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं इस बिल्डिंग को काफी नुकसान पहुंचा। बिल्कुल, आपको बता दें यजदान बिल्डर जो है उनको लेकर किस दंगा कसा गया और शाहिद मंजूर जो पूर्व कैबिनेट मंत्री थे उनके बेटे को अरेस्ट करके लखनऊ भेजा गया है। लखनऊ के लिए टीम रवाना हो चुकी है और बहुत जल्द जो है इसको कार्रवाई के लिए भी जो यहाँ की कमिश्नर हैं रोशन जैकब, उन्होंने भी आदेश दे दिया कि राजस्थान बिल्डर्स की जो भी बिल्डिंग्स हैं उनको ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाए अगर वो अवैध रूप से बनाई गई हैं। तो इसको लेकर के लगातार महकमा संजीदा है, क्योंकि मुख्यमंत्री भी पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं और एक बड़ी घटना हुई है। इसको लेकर अब देखना होगा कि प्रशासन इस पे क्या कार्रवाई करता है। आप इस समय मैं कुछ तस्वीरें आपको और दिखाना चाहूंगा।
ये देखिए पुलिस का भारी जमावड़ा है और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि किसी अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है, मीडिया को दूर रखा जा रहा है, जो भी लोग आसपास पहुंच रहे हैं उनको दूर रहने की बात की जा रही जी है। बिल्कुल मनीष जी, आप लगातार बने रहिएगा हमारे साथ। हम तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। सीधे लखनऊ से ये तस्वीरें हैं जहां पर ये बड़ा हादसा हुआ है और उसके बाद जो मेरठ का कनेक्शन निकल कर आया है, जहां पर पूर्व मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। वहां पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं, उनसे तरह हम बातचीत कर रहे हैं। लखनऊ में जहां भीषण ये हादसा हो गया, जहां ताश के पत्तों की तरह इतनी बड़ी बिल्डिंग, बहुमंजिला इमारत धराशायी हो गई खराब सामग्री इस्तेमाल करने से। यजदान बिल्डर, आपको बता दें, जिस बिल्डर के द्वारा ये बिल्डिंग बनाई गई थी, उसके ऊपर कई इस तरीके के आरोप लगे हैं, जहां कई बार उसके द्वारा बनाई गई बिल्डिंगों के इसी तरीके के हाल हुए हैं। और जिस जमीन पर यह बिल्डिंग बनी थी वो सपा के पूर्व मंत्री और विधायक, तत्कालीन विधायक की जमीन पर बनी थी। उसके बेटे और भतीजे की साझेदारी में यह बिल्डिंग बनाई गई थी और उसके भी उस बिल्डिंग में फ्लैट्स थे। और मेरठ के वो रहने वाले हैं और वहां पर उनके बेटे की गिरफ्तारी देर रात पुलिस ने कर दी है। वहीं से मेरठ से सीधी जानकारी हमारे संवाददाता राजू देंगे, उनसे आगे की बातचीत कर देते हैं। हमारे संवाददाता राजू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी राजू, जिस तरीके से देर रात्रि में गिरफ्तारी हुई है पूर्व मंत्री के बेटे की और अभी भी भतीजा फरार चल रहा है, कोई सुराग मिल पाया पुलिस को भतीजे के खिलाफ? बिल्कुल, देखिए मेरठ की एसओजी पुलिस ने देर रात लगभग 1:30 बजे ही शाहिद मंजूर के जो बेटे हैं नवाजिज मंजूर, उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और लखनऊ के लिए जो टीम है वो लेकर रवाना हो गई थी। साथ ही अगर भतीजे की बात करें तो देर रात से ही भतीजे के जो ठिकाने हैं उन पर मेरठ पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। फिलहाल वो पुलिस पकड़ से दूर है, चाहे बात किठौर विधानसभा के माजरा का जो उसका घर है वहां की बात हो या अन्य जो तमाम उसके ठिकाने हैं वहां की बात हो, जगह जगह मेरठ की अलग अलग टीमें छापेमारी कर रही है। लेकिन उनका जो भतीजा है शाहिद मंजूर का, वो अभी पुलिस पकड़ से दूर है। लगातार पुलिस छापेमारी कर गिरफ्तार करने के प्रयास कर रही है, लेकिन अभी पुलिस की पकड़ से जो भतीजा है वो दूर है। लेकिन बड़ी बात इस पूरे प्रकरण में निकलकर ये सामने आई है कि जो बिल्डिंग वो धराशायी हुई है, वो जो पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर है उनके बेटे नवाजी की बेटी अलाया के नाम पर थी और उसको लगभग वर्ष 2010 में बनाया गया था, जो मात्र 13 साल ही टिक पाई और 13 साल बाद वो धराशायी हो गई। जिस बिल्डर को इसकी जिम्मेदारी बनाने की दी गई थी उस पर भी कई आरोप पहले घटिया सामग्री लगाकर निर्माण करने के लग चुके हैं। बदनाम वो बिल्डर है यजदान, जिसका नाम बताया गया है, उसको उस बिल्डिंग की जो जिम्मेदारी थी वो बनाने की दी गई थी। उस बिल्डर को जो पहले से ही बदनाम था उसकी जांच पड़ताल पहले नहीं की गई थी पूर्व मंत्री के द्वारा और उसे उस बिल्डिंग को बनाने का ठेका दे दिया गया था। अब इस तरह से बिल्डिंग धराशायी कल हुई है और कई लोगों की मौतों की बात भी सामने आ रही है। अब तक जो रेस्क्यू है वो भी वहां पर चल रहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी देर रात ही मौके पर पहुंचे थे और जो गृह सचिव है संजय प्रसाद वो भी मौके पर थे। मुख्यमंत्री जी के सलाहकार अवनीश अवस्थी भी मौके पर थे और लगातार जो रेस्क्यू अभियान है वो जारी है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में जो सपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर है वो लगातार घिरते जा रहे हैं। उनके बेटे को देर रात ही एसओजी की मेरठ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, उसे लखनऊ लेकर गई है। अब उससे पूछताछ की जाएगी कि किस तरह से ये बिल्डिंग बनाई गई थी, क्यों ये धराशायी हुई, क्या ऐसी कमी रही, कैसे नक्शा पास कराया गया, कहाँ किन अधिकारियों की इसमें संलिप्तता पाई जाएगी, ये अभी बड़े सवाल है। ठीक है जी, जिस तरीके से आपने बताया कि देर रात गिरफ्तारी की गई है पूर्व मंत्री के बेटे की, अगर मेरठ में बात की जाए तो मेरठ में भी क्या इस तरीके की इनकी बिल्डिंग्स हैं, इनके पास संपत्तियां हैं जहां पर ये बिल्डिंग बनवाने का काम करते हैं या फ्लैट बेचने का काम करते हैं, इसके बारे में थोड़ी जानकारी हो तो बताएं। बिल्कुल, देखिए शाहिद मंजूर जो है लगभग 4 बार के वो विधायक है और अब सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, तो बिल्कुल लाजमी है कि उनकी जो बिल्डिंग है वो अभी सामने निकल कर आने वाली है, क्योंकि पुलिस अब जिस तरह से छानबीन करेगी, जांच पड़ताल करेगी, तो उससे साफ होगा कि कितनी अभी और मेरठ में बिल्डिंग है या अन्य जो जिले में है कितने वो बिल्डिंग वहां पर तैयार कर उन्होंने बेची गई है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी फिलहाल जो है शाहिद मंजूर की जो मुश्किल है वो लगातार बढ़ गई है। मेरठ पुलिस ने अल्टीमेट दिया है शाहिद मंजूर को कि वो मेरठ जो है अपने परिवार के साथ ना छोड़े, मेरठ में ही रहे।
अगर उन्होंने इस तरह की कोई मेरठ छोड़ने का प्रयास किया गया तो उनके खिलाफ मेरठ पुलिस सख्त एक्शन ले सकती है। फिलहाल उनके जो बेटे हैं नवाजिश, उनको गिरफ्तार किया गया है। अब जो भतीजा है उसकी गिरफ्तारी के लिए मेरठ पुलिस जगह जगह दबिशें डाल रही है, लेकिन वो अभी फरार है। जल्दी मेरठ पुलिस उसको भी पकड़ लेगी। फिलहाल जो शाहिद मंजूर है वो अपने घर पर है और साफ तौर पर उनका ये कहना है कि जो मेरा परिवार है और हम जो है वो पुलिस के साथ है, हर तरह से कार्रवाई में सहयोग किया जाएगा। फिलहाल जो मेरे परिवार को बेवजह परेशान न किया जाए, राजनीतिक रूप न दिया जाए, राजनीति से इस पूरे प्रकरण को ना जोड़ा जाए, ये शाहिद मंजूर का पुलिस से जी कहना है। राजू, जिस तरीके से पुलिस के द्वारा उनको अल्टीमेटम दिया गया है कि वो मेरठ से बाहर नहीं जा सकते, उनके परिवार का कोई सदस्य मेरठ से बाहर नहीं जा सकता, तो मेरठ पुलिस के द्वारा क्या उनके घर की निगरानी की जा रही है या पुलिस को अलर्ट किया गया है कि इनके ऊपर नजर बनाए रखे? मेरठ पुलिस का क्या रोल है इसमें पूरे में? बिल्कुल, देखिए मेरठ पुलिस ने चाक चौबंद जो तैयारी है वो कर ली है और जो उसके पूर्व कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर का जो जली कोठी स्थित घर है वहां पर पुलिस तैनात कर दी गई है। बाकायदा फैंटम और पिकेट लगाई गई है। उन्हें कहा गया है कि जो शाहिद मंजूर और उनका जो परिवार है उसकी बाकायदा निगरानी की जाए, ये देखा जाए कहीं वो इर्द गिर्द होने की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं। पुलिस कोई भी ऐसा मौका छोड़ना नहीं चाह रही जिससे पुलिस की जो सवालिया कार्रवाई है उस पर सवाल खड़े हो सके। फिलहाल पुलिस ने जो है घेराबंदी शाहिद मंजूर की शुरू कर दी है। बाकायदा वहां पर सुरक्षा के घेरे में उसके परिवार को रखा गया है। जी सौम्या जी, बेटे को तो गिरफ्तार कर लिया गया है लेकिन अभी तक भतीजा पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, तो भतीजे को क्या इस बात की पहले से ही खबर लग गई थी क्योंकि वो फरार हो गया? और उनके घर से उनके भतीजे का घर कितनी दूरी पे है, इसकी जानकारी क्या आपके पास? बिल्कुल, देखिए सौम्या, जो कैबिनेट मंत्री पूर्व कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर है और जो उनका भतीजा है उनके घर की दूरी की अगर हम बात करें तो लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी है, क्योंकि जो भतीजा है वो देहात क्षेत्र में रहता है और जो शाहिद मंजूर है वो मेरठ शहर के जो जली कोठी एरिया पड़ता है वहां पर पिछले काफी लंबे समय से रह रहे हैं। हालांकि उनका एक घर किठौर में भी है, जो किठौर विधानसभा उनकी पड़ती है, लेकिन जो रहना सहना है उनका वो मेरठ शहर की जली कोठी में है। और शाहिद मंजूर का जो भतीजा है वो माचरा क्षेत्र में रहता है। तो जैसे ही कल बिल्डिंग गिरने की जानकारी जो चैनल्स है, टीवी चैनल्स, उनके द्वारा दिखाई गई थी, तो उनका जो भतीजा है शाहिद मंजूर का, वो समझ गया था कि कहीं ना कहीं इसमें जो है वो घेरे में आने वाला है, पुलिस के घेरे में, जिसको देखते ही वो मौके से वहां से फरार हो गया। अब फिलहाल जो मेरठ पुलिस है वो लगातार उसके ठिकानों पर दबिशें दे रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही उसको गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजू हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां देने के लिए, और वक्त तो रहते हम आपसे जानकारियां लेते रहेंगे। तो हमारे संवाददाता मेरठ से जुड़े हुए थे जिन्होंने जानकारी दी कि किस तरीके से भतीजे को खबर लगी और वो मौके से फरार हो गया। तो हम लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।